हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग के इस सेकंड पार्ट में हम मनी सप्लाई के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मनी सप्लाई होता क्या है, मनी सप्लाई में क्या काउंट किया जाता है और क्या काउंट नहीं किया जाता। मनी सप्लाई को मेजर करने के जितने भी मेथड्स हैं M1, M2, M3 एंड M4 वो हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। इसके साथ ही हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मनी सप्लाई कौन से फैक्टर्स के कारण अफेक्ट हो सकती है, मार्केट में मनी सप्लाई करता कौन है। इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए और लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, मार्केट में कितनी करेंसी सप्लाई की गई है बाय द सप्लायर ऑफ मनी। यहां पर आप देख सकते हो, सप्लाई ऑफ मनी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज इन सर्कुलेशन, यानी मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है, कितनी अमाउंट मार्केट में फ्लो कर रही है। सप्लाई ऑफ मनी काउंट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज इन सर्कुलेशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर समय पे कितनी मनी मार्केट में रोटेट कर रही है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें बहुत सारी मनी एक टाइम पर मार्केट में फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि लोगों के पास इस समय ₹1 करोड़ मनी सर्कुलेट हो रही है, यानी लोगों के हाथ में 1 करोड़ रुपया है, तो ये अमाउंट जो है इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। हालांकि ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ हमने रैंडमली पिक की है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, लोगों के हाथ में कितना पैसा मौजूद है। एक पर्टिकुलर टाइम पर जितनी भी मनी मार्केट में फ्लो करेगी उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में काउंट करेंगे। अब अगर देखा जाए तो सप्लाई ऑफ मनी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड की जाती है। हम इसको ओवर द पीरियड मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चेंज होती रहेगी। मार्केट में कभी सप्लाई बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और कभी कम हो जाएगा। तो सप्लाई ऑफ मनी को हम ओवर द पीरियड काउंट नहीं कर सकते, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रिकॉर्ड की जाती है। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको ओवर द पीरियड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और स्टॉक कॉन्सेप्ट हमें कहता है कोई भी आइटम जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड की जाएगी उसको हम स्टॉक बोलेंगे। तो मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, ये आइडेंटिफाई करना एक पर्टिकुलर टाइम पर किया जाता है, इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज इट इंक्लूड्स, यानी जब मार्केट में मनी की सप्लाई को काउंट किया जाता है तो इसमें हमें क्या इंक्लूड करना होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम मनी की सप्लाई को काउंट करते हैं, मार्केट में कितना मनी रोटेट कर रहा है, कितना करेंसी फ्लो कर रहा है, अगर आपको ये काउंट करना है तो सिंपली जो पैसा पब्लिक के हाथ में है हमें वो काउंट करना है। करेंसी विद पब्लिक। जितनी अमाउंट लोगों के पास है, लोगों के हाथ में है, जिसको हम कैश इन हैंड कह सकते हैं, वो हमें मनी सप्लाई में काउंट करना होता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मनी की सप्लाई को काउंट करने के टोटल 4 मेथड्स हैं। तो चारों मेथड्स अपनी अपनी राय देते हैं,
अपनी अपनी कैलकुलेशन फॉर्मूलाज देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मनी सप्लाई को काउंट करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई में क्या काउंट किया जाता है? नॉर्मली मनी सप्लाई में वो करेंसी काउंट की जाती है जो पब्लिक के पास है, जो पैसा लोगों के पास है, कैश इन हैंड है, हम उसी को मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें काउंट क्या नहीं किया जाता। कौन कौन सी ऐसी अमाउंट है जो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होती? व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड? तो सिंपल है, जो पैसा आरबीआई के पास है इन रिजर्व, वो हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट में जो पैसा कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। सो जो पैसा पब्लिक के पास है वो करेंसी की सप्लाई में काउंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, या फिर गवर्नमेंट के पास है, या फिर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व की फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और इसका सिंपल रीजन है, ये सारी अमाउंट्स हम इसलिए काउंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है और जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो मनी की सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो जो पैसा उनके पास है वो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सप्लायर है ना, दैट इज वाई। सो मनी सप्लाई क्या काउंट किया जाता है और क्या काउंट नहीं किया जाता, ये हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से मार्केट में मनी की सप्लाई को काउंट किया जाता है। यानी मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करेंसी रोटेट कर रही है, कितनी करेंसी फ्लो कर रही है, कितनी करेंसी सर्कुलेशन में अवेलेबल है, उसको कैसे कैसे काउंट किया जा सकता है। सो नॉर्मली हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं मनी की सप्लाई को काउंट करने के लिए, M1, M2, M3 एंड M4। इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है M1 मेथड, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को M1 मेथड आ जाएगा उनके लिए M2, M3 और M4 करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो पहले M1 से स्टार्ट करते हैं। M1 यानी मेजर 1। ये एक ऐसा मेथड है जो मनी की सप्लाई को काउंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, और इन 3 कंपोनेंट्स की हेल्प से हम मनी की सप्लाई को इजीली काउंट कर सकते हैं। सो वो 3 कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है करेंसी विद पब्लिक। सेकंड हमारे पास है डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम डीडी कहते हैं, या फिर हम इसको चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। और लास्ट में आएगा अदर डिपॉजिट्स। सो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है जिसकी हेल्प से मनी की सप्लाई को हम काउंट कर सकते हैं। अब इन तीनों को हम इलैबोरेट करते हैं। मेथड 1 एक ऐसा मेथड है जो ये कहता है कि मार्केट में लोगों के पास जो पैसा है, जो कैश इन हैंड है, हम उसको काउंट करेंगे। दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जो पैसा लोगों के पास है वो तो सर्कुलेशन में काउंट होना ही चाहिए ना। सो इसलिए फर्स्ट मेथड में करेंसी विद पब्लिक, जो भी पैसा लोगों के पास है वो हमें काउंट करना होता है। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे आप सभी अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हो ना, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कभी भी विड्रॉ करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एफडी करवा देते हो फिक्स्ड डिपॉजिट्स तो उनको विड्रॉ करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। सो डिमांड डिपॉजिट्स में हमारे पास आते हैं सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स और साथ में करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट किनका होता है, हम जैसे आम लोगों का, और करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सो जो भी पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है और जो भी पैसा एक बिजनेसमैन ने अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है वो भी मनी सप्लाई में काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। सो डिमांड डिपॉजिट्स या फिर चेकेबल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कभी भी विड्रॉ करवाए जा सकते हैं। अब जिनका नेम ही डिमांड डिपॉजिट है तो नेम से नहीं पता चल रहा आपको कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट्स विच कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम, और चेकेबल डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स जिनको चेक के थ्रू कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है। सो ऐसा पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है और आप उसको कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो वो मनी की सप्लाई में काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। सो सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स यहां पर आएंगे और साथ में करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स यहां पर आएंगे। लास्ट कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर डिपॉजिट्स। जो पैसा पब्लिक के पास है वो हमने काउंट कर लिया, ऐसा पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स जिसको कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है वो भी हमने काउंट कर लिया। अब बचते हैं अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है ऐसा पैसा जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने आरबीआई में डिपॉजिट करवाया है। सो ऐसा पैसा जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने आरबीआई में डिपॉजिट करवाया है वो हमें काउंट करना है। जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, अगर ये अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं तो इसको मनी सप्लाई में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही सेकंड हमारे पास है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट विद आरबीआई। अब कई बार क्या होता है कि जो दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है ना, तो अगर वो अपना पैसा फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक या फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो भी हमें काउंट करना होगा। सो फॉरेन सेंट्रल बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट अपना पैसा अगर आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो मनी सप्लाई में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। यहां पर था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और यहां पर है इंटरनेशनल, यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, तो अगर वो अपना पैसा डिपॉजिट करवाती है, जैसे आईएमएफ अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करवाती है तो वो भी मनी सप्लाई में काउंट होगा। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो मनी सप्लाई में काउंट होगा। सो इन शॉर्ट फर्स्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो ये कहता है कि अगर आपने इंडियन इकोनॉमी की मनी सप्लाई को काउंट करना है, अगर आपने ये पता लगाना है कि मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, तो आपको 3 कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट, ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है, ऐसा पैसा जो बैंक में है लेकिन कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये सब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग काउंट किए जाएंगे। अब फर्स्ट मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसके 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। अगर फर्स्ट मेथड आपको आ गया तो M2, M3 और M4 बहुत ही सिंपल है, क्योंकि M1 के अकॉर्डिंग ही आपको M2 मेजर कैलकुलेट करना है। सो M2 यानी सेकंड मेथड मनी सप्लाई को काउंट करने का, ये एक ऐसा मेथड है जो
M1 की ही एक्सटेंशन है। M1 के जितने भी कंपोनेंट्स हमने सीखे, अगर उसमें हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगा M2 मेथड। यानी जो पैसा पब्लिक के पास है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, जो बैंकिंग सिस्टम में है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, और जो अदर डिपॉजिट्स हैं, अगर इन तीन कंपोनेंट्स के साथ हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट को भी ऐड कर दें। आपको पता होना चाहिए कि जैसे बैंकिंग सिस्टम में हमें अकाउंट्स मिलते हैं पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए सेविंग अकाउंट्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वहां पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने अपना पैसा सेव किया है पोस्ट ऑफिस में तो M2 में हम वो भी काउंट करेंगे। M1 का थोड़ा सा एक्सटेंशन है M2 मेथड, जिसमें हम M1 के तीनों कंपोनेंट्स ऐड करते हैं और साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। ऐसे ही अगर हम M3 मेजर की बात करें तो M3 मेजर भी M1 की ही एक्सटेंशन है। आपको याद होगा M1 मेथड में हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स को काउंट नहीं करते थे, हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को काउंट करते थे, यानी ऐसा पैसा जो कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है। लेकिन M3 एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेजर है जिसमें हम M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स को भी काउंट करते हैं। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम FD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऐसा पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट करवाया गया है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, जिसको विड्रॉ करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको हम टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। M3 मेथड में हमें M1 के तीनों कंपोनेंट्स और साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट्स को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा M3 मेजर। ऐसे ही अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो लास्ट हमारे पास है M4, जो कि M3 का एक्सटेंशन है। यानी M3 में हमने जितने भी कंपोनेंट्स अभी अंडरस्टैंड किए, उसमें अगर हम टोटल डिपॉजिट्स को ऐड कर दें विद पोस्ट ऑफिस तो वो हमारा आ जाएगा M4। अब आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस में हमारे पास ना बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर कह लीजिए जितनी भी स्कीम्स में आपने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है, अगर उन सभी स्कीम्स को हम ऐड कर दें विद M3, अगर हम उसको ऐड कर दें विद M3 तो वो हमारा बन जाएगा M4 मेजरमेंट। और आपको ये भी याद रखना है कि M4 में या फिर किसी भी मेथड में हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को ऐड नहीं करते। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एक तरह से स्कीम होती है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई, जिसमें लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आपने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया है तो वो किसी भी मेजर में काउंट नहीं होगा। ये हमारे पास थे मनी की सप्लाई को काउंट करने के मेजर्स M1, M2, M3 एंड M4। अगर किसी में डाउट है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नैरो अप्रोच एंड ब्रॉड अप्रोच के बारे में। देखो अभी हमने आपको टोटल 4 मेथड्स करवाए, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 एंड मेजर 4। इसमें से जो M1 और M2 मेजर है इनको हम नैरो अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसमें मनी की सप्लाई को काउंट करते समय हम ज्यादा कंपोनेंट्स ऐड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल M1 में हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी नहीं लेते और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी नहीं लेते। M2 में हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स तो लेते हैं लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स को काउंट नहीं करते। क्योंकि M1 और M2 में कम कंपोनेंट्स हैं इसलिए ये नैरो अप्रोच है। दूसरी तरफ M3 एंड M4 मनी सप्लाई को काउंट करने की एक ब्रॉड अप्रोच है, क्योंकि M3 और M4 में हम ज्यादा कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल M3 में हम जो टाइम डिपॉजिट्स हैं
उनको काउंट करते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जबकि M4 में तो हम सारी ही चीजें काउंट करते हैं, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स हो, सब कुछ काउंट किया जाता है। सो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के जो 4 मेथड्स हैं, उसमें से फर्स्ट 2 मेथड्स को हम नैरो अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स ऐड नहीं होते। जबकि M3 और M4 ब्रॉड अप्रोच है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें मोस्ट लिक्विड एंड लीस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ मनी, अब आपको पता ही है कि मनी सप्लाई को काउंट करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। इसमें से ये जो फर्स्ट मेथड है ना, इसको हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड मेथड, क्योंकि इसमें हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स को काउंट नहीं करते, इसमें हम टाइम डिपॉजिट्स को काउंट नहीं करते। ये मोस्ट लिक्विड मेथड है। मोस्ट लिक्विड मेथड का मतलब एक ऐसा मेथड जो कि ऑलरेडी कैश में ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता है, रेडी इन कैश है, इजिली कन्वर्टेबल इन कैश है। जबकि M4 मेथड एक लीस्ट लिक्विड मेथड है, जो कि सबसे आखिरी में आता है, क्योंकि M4 में हम सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी आते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिनको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें कैश की कन्वर्टेबिलिटी में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको लीस्ट मतलब सबसे आखिरी मेथड है लिक्विडिटी की फॉर्म में, कैश की कन्वर्टेबिलिटी की फॉर्म में। और M1 सबसे लिक्विड मेथड है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्ट रहते हैं। सो M1 मोस्ट लिक्विड एंड M4 लीस्ट लिक्विड मेथड ऑफ मनी सप्लाई। यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा, और वो है मनी सप्लाई में जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्वाइंस भी होते हैं और पेपर करेंसी यानी नोट्स भी गिवन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही फेट मनी है, ये दोनों ही फेट मनी है, यानी ये दोनों ही लीगल टेंडर मनी है। लेकिन आपको यह भी पॉइंट पता होना चाहिए कि जो क्वाइंस हैं वो लीगल टेंडर मनी तो हैं, उनको एक्सेप्ट तो किया जा सकता है, लेकिन विद लिमिटेशंस। इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जो क्वाइंस हैं वो होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्योंकि क्वाइंस को हम अनलिमिटेड पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 करोड़ का बंगलो लेने जाते हो तो क्या सारी पेमेंट्स आप क्वाइंस के थ्रू करोगे? क्या ट्रक भरकर क्वाइंस ले जाओगे पेमेंट करने के लिए? वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, उसको मना किया जा सकता है, क्योंकि क्वाइंस जो होते हैं ना वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं, वो एक लिमिट तक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि नोट्स, पेपर करेंसी, ये भी लीगल टेंडर मनी है, लेकिन ये अनलिमिटेड होते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं, इनको कितनी भी पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसलिए ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब होता है वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। वो क्या कारण है जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ओवरव्यू हम आज कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास है सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल अथॉरिटी है इंडिया में जो पेपर करेंसी इशू करती है मार्केट में। क्योंकि सेंट्रल बैंक मार्केट में मनी को सप्लाई करता है, मार्केट में मनी को इशू करता है, इसीलिए सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम है तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा
जिसके थ्रू मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई है, मार्केट में लोगों के पास बहुत सारा पैसा पहले से ही है, तो वो मार्केट में कुछ ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करेगा जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी पहला कौन सा फैक्टर है जो मार्केट में मनी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है? वो है सेंट्रल बैंक। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स। अब आपको पता होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो मार्केट में मनी की इशूइंग नहीं कर सकते, यानी वो पेपर करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन सप्लाई जरूर कर सकते हैं। कैसे? बाय ग्रांटिंग लोन्स, बाय ग्रांटिंग लोन्स। सो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो वो ज्यादा लोन्स देगा, क्योंकि जब ज्यादा लोन दिए जाएंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर कमर्शियल बैंक ये चाहता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाए तो वो लोन देना थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि जब लोन कम कर दिया जाएगा तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, और जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के कहने पर ही जो कमर्शियल बैंक है और जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में मनी की सप्लाई करता है और करेंसी इशू करता है। आपको पता होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, लेकिन पेपर करेंसी इशू आरबीआई ने ही की थी। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट मार्केट में मनी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जाए तो आरबीआई उसके अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और अगर गवर्नमेंट कहेगी भी नहीं मार्केट में मनी की सप्लाई को कम किया जाए तो सप्लाई कम भी की जा सकती है। यानी तीसरा वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई अफेक्ट होती है? वो है गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है एज पर द सिचुएशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेविंग्स करना। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग हैबिट्स में अगर एक कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करता है तो जब सेविंग्स बैंक में जाएंगी तो बैंक उस सेविंग्स को लोन में ग्रांट कर सकता है, क्योंकि बैंक जो भी लोन देता है वो हमारी ही तो सेविंग्स में से देता है। हम आम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तभी तो बैंक आगे लोन देता है। सो अगर हमारी सेविंग्स हैबिट अच्छी है, हम ज्यादा पैसा सेव करते हैं, इन दैट सिचुएशन मार्केट में लोन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी और मार्केट में मनी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी सेविंग्स हैबिट बैंकिंग सिस्टम में नहीं होंगी, हम ज्यादा पैसा घर में तिजोरी में संभाल कर रखेंगे, तो वो पैसा मार्केट में सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो पैसा तिजोरी में संभाल लिया, मार्केट में पहुंचा ही नहीं वो पैसा। इन दैट सिचुएशन मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, यानी मार्केट में पैसा कितनी जल्दी रोटेट करता है। जैसे होलसेलर रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, ये ट्रांजैक्शन कितना टाइम लेती हैं। अगर ये टाइम पीरियड कम है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर स्पीड ज्यादा होगी तो मार्केट में मनी की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर स्पीड बहुत स्लो होगी, महीने महीने के बाद ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, तो मार्केट में मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, वो बहुत स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं, मार्केट बहुत स्लो चल रही है। तो अगर मार्केट स्लो होगी तो मार्केट में मनी की सप्लाई भी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है, बाइंग और सेलिंग ज्यादा होती है, ज्यादा प्राइस की होती है, ज्यादा वैल्यू की ट्रेडिंग की जाती है,
तो मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी ना। लेकिन वहीं पर अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में लोग परचेजिंग करते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है, तो मार्केट में मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत कम है। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यानी कितना पैसा एक कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिट जो है वो दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। अगर एक बंदा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवाता है, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि एफडी जो है वो हम M1 में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा डिमांड डिपॉजिट में डिपॉजिट करवाओगे, तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में मनी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण कभी मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। मनी सप्लाई के मेजर्स करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है मनी एंड हाई पावर्ड मनी। मनी क्या होता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है, जिसको पब्लिक यूज कर सकती है, वो मनी में काउंट किया जाता है। यानी मनी में हम सिर्फ और सिर्फ करेंसी विद पब्लिक काउंट करते हैं, ऐसी करेंसी जो पब्लिक के पास है। लेकिन हाई पावर्ड मनी में हम जो पैसा पब्लिक के पास है वो तो काउंट करते ही हैं। जो पैसा पब्लिक के पास है वो तो हम काउंट करते ही हैं, लेकिन इसके साथ जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व में पड़ा हुआ है वो भी काउंट किया जाता है। रिजर्व्स इन बैंकिंग सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई भी आता है और कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। सो जो पैसा आरबीआई के पास है रिजर्व में और जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है रिजर्व में, वो भी काउंट किया जाएगा। सो क्योंकि मनी में हम सिर्फ करेंसी काउंट करते हैं जो पब्लिक के पास है, इसलिए हम इसको सिंपल मनी बोलते हैं। लेकिन हाई पावर्ड मनी में हम रिजर्व भी काउंट करते हैं, इसलिए हम इसको नॉर्मल मनी नहीं हाई पावर्ड मनी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। और इसके साथ ही जो पैसा गवर्नमेंट के पास है वो भी काउंट किया जाता है। सो सिंपल मनी का मतलब है जो पैसा पब्लिक के पास है, और हाई पावर्ड मनी का मतलब है जो पैसा पब्लिक के पास है, जो बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व में है और जो गवर्नमेंट के पास है। लास्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट हु सप्लाइज मनी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर करने में। सो मार्केट में मनी आखिरकार सप्लाई करता कौन है? तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो मेन अथॉरिटी है इंडिया में वो है सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पेपर करेंसी है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, वो सारी आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट की जाती है। यानी इंडिया में जितनी भी पेपर करेंसी आप देखते हो, बस 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये सारी करेंसी आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट की जाती है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। क्योंकि 1 रुपए का नोट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है। 1 रुपए नोट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ ही गवर्नमेंट जितने भी क्वाइंस हैं वो भी खुद ही इशू करती है। सो क्वाइंस और 1 रुपए नोट की सप्लाई जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। बाकी की जितनी भी नोट्स, पेपर करेंसीज हैं, वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है वो पेपर करेंसी इशू तो करता है बाय फॉलोइंग द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मार्केट में एक करेंसी इशू करेगा बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम रिजर्व ऑफ रुपीज 200 करोड़। यानी आरबीआई जो है वो मार्केट में मनी की सप्लाई करेगा, करेंसी इशू करेगा, लेकिन कम से कम उसको 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, 1000, 2000, 5000 जितनी मर्जी रख सकता है मिनिमम रिजर्व, लेकिन कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। और रिजर्व में क्या होना चाहिए? रिजर्व में गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड। 200 में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व में होना चाहिए, और बाकी का जो बच गया उसकी सिक्योरिटीज, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। तो सिंपल है, आरबीआई एक सिंगल अथॉरिटी है जो मार्केट में पेपर करेंसी इशू करती है, सप्लाई करती है बाय फॉलोइंग द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में इशू किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाना है और फिर करेंसी इशू करनी है। इस 200 करोड़ में से 115 का गोल्ड होना चाहिए, बाकी की सिक्योरिटी। अब क्योंकि ये मिनिमम रिजर्व है तो इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा जितना मर्जी हो ये मैटर नहीं करता, कम से कम इतना रिजर्व होना चाहिए। सो आरबीआई सबसे पहली अथॉरिटी है जो मार्केट में मनी की सप्लाई को फ्लो करती है, सप्लाई करती है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी मार्केट में मनी की सप्लाई करती है बाय इशूइंग कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ 1 रुपी। और लास्ट हमारे पास आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में मनी को इशू तो नहीं कर सकते, लेकिन मनी की सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इनको मनी सप्लायर में काउंट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स नोट प्रिंट तो नहीं कर सकते, लेकिन सप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, जो आम पब्लिक है वो अपना पैसा डिपॉजिट करवाती है बैंक्स में, बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स को आगे दे देता है एक बिजनेसमैन को इन द फॉर्म ऑफ लोन। सो जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो वही पैसा कमर्शियल बैंक्स आगे लोन के रूप में एक बिजनेसमैन को दे देते हैं। सो ये जो लोन दिया गया है, ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये लोन जो है वो मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करता है, लोगों के हाथ में पैसा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैसा लोन के रूप में बिजनेसमैन को दे दिया गया या किसी इन्वेस्टर को दे दिया गया। सो इन शॉर्ट, कमर्शियल बैंक्स जो है वो मार्केट में मनी को इशू तो नहीं कर सकते, लेकिन लोन दे सकते हैं बाय ग्रांटिंग लोन्स, मनी को सप्लाई कर सकते हैं बाय ग्रांटिंग लोन्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया मनी सप्लाई के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा।